एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक डिफिनिट पैटर्न में कोई नंबर इंक्रीज वे में या डिक्रीज होता है, वो अरिथमेटिक कहलाता है। जैसे अगर सेट्स ऑफ इवन नंबर जैसे देखते हैं, कंटिन्यूअस सेट्स ऑफ इवन नंबर, सपोज 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा, क्योंकि ये डिफिनिट वे में टू टू के गैप होकर टू टू और 4 इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का गैप है, 8 और 10 के बीच में भी 2 का गैप है। ये एक डिफिनिट पैटर्न हो गया 2 का गैप वाला नंबर। जैसे सेट्स ऑफ ऑड नंबर, कंटिन्यूअस सेट्स ऑफ ऑड नंबर, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन। यहाँ भी क्या देख रहे हैं? 2 का गैप है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2 का ही गैप होना चाहिए, किसी चीज़ का भी गैप हो, लेकिन वो एक डिफिनिट पैटर्न में हो, एक डिफिनिट गैप हो, तो वो सारा चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। डे टू डे लाइफ में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने जॉब स्टार्ट किया 8000 में, और उसको बताया गया कंपनी की तरफ से हर साल तुम्हारा इंक्रीमेंट 500 होगा। तो पहले साल 8000 मिला, उसके अगले साल 8500 मिलेगा, फिर उसके अगले साल कितना आएगा? 9500 और प्लस कर देंगे, मतलब बढ़ता जाएगा, तो 9000, फिर 9500, इस तरह से ये इंक्रीज होता जा रहा है 500 का। तो ये भी क्या है? ये भी एपी में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये खाली इंक्रीज में भी नहीं, डिक्रीज में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी जनरली देखते होंगे लैडर क्या होता है, उसका नीचे का जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है। तो सपोज नीचे का बेस डंडी है जिस पे चढ़कर ऊपर जाते हैं, वो अगर मान लीजिए कि अगर 45 सेंटीमीटर का है, उसके 2-2 सेंटीमीटर का वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? 45, 43 डिक्रीज होगा, फिर यहाँ डिक्रीज होगा 2 का 39, सॉरी 41, देन इससे और डिक्रीज होगा 39 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या है? एपी में भी है, एपी में ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये डिक्रीज एक डिफिनिट पैटर्न -2 का डिक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ -2 का डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो हर बार -2 ही अगर ये डिक्रीज होता जाएगा तो ये एपी में ही कहा जाएगा। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सारा चीज़ एपी में आता है। ये जो पैटर्न है इसको टर्म के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, मतलब इसको टर्म के फॉर्म में लिखते हैं। तो टर्म कैसे इंडिकेट करते हैं? A1 ये टर्म होता है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो ये टर्म हो गया। जैसे ये पैटर्न है, इसको टर्म कहा A1, A2, A3। इसमें क्या देखते हैं? A2 में से A1, मतलब अगले टर्म में से उसे पिछला टर्म अगर माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इक्वल आता है। फिर अगर एपी में है तब, जैसे A3 में से भी A2 माइनस करेंगे, चाहे A4 में से A3 माइनस करेंगे, तो हमेशा इक्वल में आएगा। जैसे इसी का अगर मैं डिस्कस करूं, यहाँ अगर देखूं तो ये क्या आएगा? A2 माइनस A1 कितना है? A2 कितना है? 4, 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2, यहाँ 2 आ गया। यहाँ भी अगर देखें A3 माइनस A2, A3 6 है, A2 कितना है? 4 है, तो 6 माइनस 2, यहाँ भी 2 आ गया। A4 माइनस A3, 8 में से 6 गया, 8 माइनस 6, सॉरी यहाँ 4 है, 8 माइनस 6, यहाँ भी 2 आया। तो हर केस में ये सेम आ रहा है। तो ये जो माइनस कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को, वो क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, CD शॉर्ट फॉर्म में कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। इसको किसी से इंडिकेट किया जाता है? D से। इसको किसी से इंडिकेट किया जाएगा? D से। तो ये D कहीं से भी अगर AP में दिया हुआ है तो D अगर उसका निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कहीं से भी किसी भी अगले टर्म से उसके पिछले टर्म को माइनस करके हम D निकालेंगे। और इस D से एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, कोई अगर पैटर्न दिया हुआ है तो वो AP में है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? ये ऐसे ही है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर करके देखेंगे। अगर लास्ट तक सब सेम है कॉमन डिफरेंस हर केस में, तो क्या हो जाएगा? वो AP में आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं।
जैसे इस पैटर्न का अगर डिस्कस करूँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि 2 का गैप है, पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। तो इसमें क्या देखते हैं कि फर्स्ट टर्म जो 2 है और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस अगर डी ए देखेंगे तो क्या हो गया 2। कॉमन डिफरेंस यहाँ देखेंगे जिसको डी से इंडिकेट करते हैं, बताया था, डी कितना हो गया 4 माइनस 2 मतलब 2। तो इसमें क्या है, इसको अगर देखें तो ये 2 में अगर इस कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दिए, पहला 2 था, इस कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दिए तो दूसरा दूसरा हमारा आ गया 4। फिर इस 4 में फिर से कॉमन डिफरेंस प्लस कर दिए तो हमारा क्या आ गया 6। फिर इस टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस अगर प्लस कर दिए 6 में, फिर से 2 प्लस कर दिए तो ये क्या आ गया 8। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ए में अगर डी प्लस कर दें तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगा, मतलब A2। फिर इसमें और डी प्लस कर दे, ए प्लस डी में फिर से डी प्लस कर दे तो ये तीसरा टर्म आ जाएगा। फिर इसमें ए प्लस डी प्लस एक और डी प्लस कर दे तो ये चौथा टर्म आ जाएगा। दैट मीन्स ये ए हो गया, ये पहला टर्म, ए प्लस डी हो गया दूसरा टर्म, ए प्लस 2D हो गया तीसरा टर्म, ए प्लस 3D हो गया चौथा टर्म। आगे का टर्म भी लिखना है तो ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ये इस तरह से लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लीजिए कोई टर्म अगर एपी में दिया हुआ है, उसके नेक्स्ट का टर्म अगर निकालना है तो हम उसी तरह से डी प्लस करते जाएंगे। जैसे इसके आगे का टर्म अगर निकालना है तो 8 में 2 प्लस कर दिया 10, 10 में फिर 2 प्लस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस है 12, वो अगला हो जाएगा। फिर उसके अगला निकालना है तो 12 में 2 प्लस कर देंगे तो 14, वो उसका अगला हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एपी निकाला जा सकता है। तो हमने यहाँ क्या क्या चीज़ देखा, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम एपी चेक कैसे कर सकते हैं, वो एपी में है कि नहीं है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहले इसी सब के बारे में पढ़ना है। अभी जो कमिंग एक्सरसाइज है 5.1 का, तो उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लीस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है उसके बारे में जानना है, अगर है तो क्यों है उसका रीज़न भी बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या है, टैक्सी फेयर है क्या, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ एंड उसके बाद ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो पहले किलोमीटर के लिए जैसे 15 हो गया, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या कहा जा रहा है, 8 रुपीज़ एडिशनल, मतलब 15 में हम क्या करेंगे 8 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 23। ये 23 हो गया। फिर दूसरा 23 में और 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 1 31। फिर उसमें 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 39। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सब में यहाँ 8 का गैप है। तो ये क्या हो गया, ये एपी में हो गया कि नहीं हो गया, यस इट इज़ इन एपी। क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आर सेम फॉर ऑल केसेस, तो ये एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्वेश्चन में क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है जो भी सिलेंडर में, उसका वैक्यूम पंप से रिमूव किया जा रहा है एक बार में 1/4, तो उसमें कितना रिमेनिंग सिलेंडर में एयर बच रहा है। तो ये जो इस तरह से हर बार करने पर क्या ये एपी में बनेगा कि नहीं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सपोज अगर एयर ए था, तो ए था तो उसका 1/4 रिमूव हो गया था, 1/4 क्या होगा ए का, ए इंटू 1/4, तो मतलब ए अपॉन 4 हो गया। ए अपॉन 4 रिमूव हो गया, ए में से ए अपॉन 4 रिमूव हो गया, तो कितना बचा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ए माइनस ए, मतलब 3 ए अपॉन 4। पहले बार ए था, दूसरे बार में 3 ए अपॉन 4 रह गया, फिर तीसरे बार में फिर इसका 3 ए अपॉन 4 का 1/4 फिर से निकल जाएगा। तो ये कितना निकल गया, पंप हुआ वैक्यूम पंप से तो 3
3A/16 निकल गया। तो अब बचा कितना, कितना में से निकल रहा है ये 3A/4 में से कितना निकल गया 3A/16। तो कितना बचा, इसका एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12A, 12A माइनस 3A, तो ये कितना आ गया 9A/16। तो इस तरह से अगर इसका देखें तो ये पैटर्न क्या बना, पहला A, दूसरा कितना आया 3A/4, तीसरा कितना आ गया 9A/16। अब इसमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो क्या ये सेम आएगा, इसके बीच तो कॉमन डिफरेंस 1/4 आया, क्योंकि ये माइनस ही किए थे, ए में 1A/4 माइनस किए थे, तो ए में 3A/4 माइनस करेंगे तो 1/4 आया। यहाँ लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3A/4 और 9A/16 में, करके देखिए 3A/4 9A/16, यहाँ देखेंगे तो क्या आ गया 16, इसका एलसीएम हो गया 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12A माइनस 9A, 12A माइनस 9 कितना हो गया 3A। यहाँ A/4 आ गया कॉमन डिफरेंस, यहाँ 3A/16 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ A/4 आया और यहाँ 3A/16 आया। कॉमन डिफरेंस सेम हो ही नहीं रहा, तो ये एपी में बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये कैसे सॉल्व हुआ, कि पहले ए था, फिर उसमें से A/4 निकल गया, तो बचा कितना 3A/4, फिर 3A/4 से 1/4 फिर से निकल जा रहा है, तो कितना निकल गया 3A/16 निकल गया, फिर बचा कितना 3A/4 में से 3A/16 निकल गया, तो बचा 9A/16। तो अब ये पैटर्न जो बना उसको चेक करेंगे क्या ये एपी में आया। 3 टर्म कम से कम निकालना चाहिए, तभी पता चलेगा वो एपी में है कि नहीं है। तो तीन टर्म यहाँ देख लिए। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस देखा तो यहाँ एक में A/4 आया, दूसरे में 3A/16 आ गया। तो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस A/4 रहता तब होता, या 3A/16 सेम रहता तब होता। नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging when it cost 150 for first meters and rises by 50 for each subsequent meter means कि एक वेल डिग करना है जिसमें फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है 150 है, उसके बाद जितना भी राइज होगा हर मीटर के लिए एडिशनल 50 देना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स पहले के लिए अगर 150 लगा तो दूसरे के लिए इसमें 50 और देना पड़ेगा, मतलब 200 लगेगा। तीसरे मीटर में कितना देना होगा और 50 इसमें प्लस करेंगे तो 250 लगेगा। फिर चौथे में 250 में फिर और 50 मतलब 300 लगेगा। तो इस तरह से यहाँ गैप क्या हो रहा है 50-50 का है, दैट मीन्स ये एपी में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ का क्या है, the amount of money in an account every year when 10,000 is deposit at the compound interest at 8% per annum। मतलब हर साल अकाउंट में कितना अमाउंट होगा साल के एंड में जब उसको 8% पर एनम के अकॉर्डिंग उसको डिपॉजिट किया जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्लियरली मालूम होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, मतलब उसमें इंटरेस्ट हर साल सेम नहीं रहेगा। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है, उसमें इंटरेस्ट फिक्स रहता है, पर ईयर सेम रहेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो यहाँ ऑलरेडी क्लियर है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है, दैट मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहा है तो उसका अमाउंट सेम रहेगा ही नहीं रहेगा, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे करके हम देख सकते हैं। तो पहले साल इसका जैसे अमाउंट 10,000 था, 10,000 रह गया। दूसरे साल अगर निकालेंगे तो अमाउंट के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं 10,000 इंटू ए इजकल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, चाहे 100 प्लस आर अपॉन ये जो लिखते हैं 100, तो ये कितना आ जाएगा 108 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा, इसको कट करने पे 00 से 00 कट गया 10800, मतलब 10,800 हो गया। पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,800, तीसरे साल अगर देखें तो 10,800 का
फिर से 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालेंगे तो 108/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 108 इंटू 108 को अगर सोल्व करेंगे 64611, मतलब ये 11,664। तो यहाँ तो 800 का गैप है, लेकिन यहाँ 800 से ज़्यादा का गैप है, तो दैट मीन्स ये एपी में नहीं हुआ। यहाँ 800 है, यहाँ 800 से ज़्यादा का गैप है। कितना गैप है? 64, 864 का गैप हो गया। दैट मीन्स ये एपी में नहीं हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। ये जिसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो 4 टर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, या हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाए तो हमारा एपी बन जाएगा। तो जैसे -2 है फर्स्ट टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? फिर से वही आएगा। फिर से यहाँ -2 में फिर से 0 प्लस करेंगे तो फिर से वही आएगा। दैट मीन्स इसका एपी अगर 4 टर्म लिखना है तो -2 -2 -2 एंड अगेन -2, ये 4 टर्म हो गया। फिर चलिए सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ए कितना है? 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो 4 में अगर हम 3 प्लस करते हैं नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए, बल्कि -3 है, 4 में प्लस करते हैं -3, तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस माइनस -3, मतलब ये 1 आ जाएगा। फिर अब 1 में अगला टर्म लिखने के लिए, जैसे ये पहला टर्म हो गया 4, अगला टर्म हो गया -1, फिर अब 1 है ओनली 1। फिर इसका अगला टर्म देखना होगा, तो 1 में क्या करना होगा हमें? प्लस -3, दैट मीन्स 1 -3 मीन्स -2। 3 में से 1 गया 2, माइनस ये साइन बढ़ा है तो -2, तो ये थर्ड टर्म हो गया -2। इसका मतलब क्या है? हमें 3 माइनस करना है एक तरह से। अब -2 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5, क्योंकि -2 प्लस माइनस दो बार ना लिखकर डायरेक्ट मैं अगर -3 करूँगा तो माइनस से कितना आ जाएगा? -5, तो -5, तो ये आ गया 4 1 -2 एंड -5। सेकेंड का फोर्थ देखें तो यहाँ a -1 है और d 1/2 है। तो -1 में पहला तो टर्म हो गया a, और -1 में अगर 1/2 प्लस करेंगे, -1 में प्लस किया 1/2, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम देखेंगे तो ये आ गया 2 -2 + 1, मतलब -1/2। तो पहला टर्म -1 हो गया, दूसरा टर्म -1/2 हो गया, तीसरा टर्म देखेंगे फिर -1/2 में, फिर प्लस करेंगे क्या? कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2, तो 1/2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1/2 + 1/2 0 आ जाएगा। फिर 0 में प्लस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ गया। ये 4 टर्म हो गया -1 -1/2 0 एंड 1/2। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? यहाँ ए निकालना है और डी निकालना है। ये एपी में दे रखा है, तो इसका फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो मालूम ही होता है कि पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना हो गया? -5। अब डी निकालने के लिए क्या बोला था? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म, कहीं भी कोई भी नेक्स्ट टर्म, जैसे यहाँ इसमें से -1 में से डी अगर निकाले तो डी के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म -1 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे क्या? -5, प्रीवियस टर्म। -1 था ये नेक्स्ट टर्म, इसका प्रीवियस क्या है? -5, तो -1 -5, तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, +5, तो आंसर कितना आ गया? -1 + 5 कितना हो गया? 4, तो यहाँ डी आ गया 4। थर्ड क्वेश्चन का अगर बात करें तो यहाँ ए कितना हो गया? 1/3। फिर वैसे ही अगर डी निकालना है तो डी इजकल टू क्या करेंगे? 5/3 से माइनस कर देंगे 1/3। बेस सेम है तो खाली बस ऊपर वाला न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। 5 - 1 4/3, ये आ जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म लिखना है।
तो एपी चेक करने के लिए बताया था कि उसका कॉमन डिफरेंस देखना है हर केस में सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ इन दोनों केस में अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, पहले बाद वाला टर्म 5/2 में से माइनस किया 2 तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम हो गया 5 - 4 मतलब 1/2। इन दोनों के बीच तो 1/2 का गैप है। अब इन दोनों के बीच देखते हैं, 3 में से माइनस क्या करना है 5/2 को। तो यहाँ एलसीएम लिया 2 आया, 3 2 जा 6, 6 - 5 यहाँ भी 1/2 आया। इन दोनों के बीच में भी हमारा गैप कितना आ गया 1/2। अब इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे, अब कौन सा दोनों रह गया 7/2 - 3 का मतलब 3/1। एलसीएम फिर लिया कितना आया 2, 7 - 3 2 जा 6 मतलब यहाँ भी 1/2 आया। तो दैट मीन्स यहाँ हर केस में यहाँ भी 1/2, इन दोनों के बीच में भी गैप हमारा कितना है 1/2 है। तो हर केस में यहाँ 1/2 है, दैट मीन्स ये एपी में है। तो इसका अगला टर्म मोड 3 टर्म लिखना है। तो मोड 3 टर्म का मतलब इसमें क्या क्या करना है 1/2 प्लस करते जाना है, हाफ प्लस करते जाना है। तो 7 में अगर हाफ प्लस करेंगे मोड टर्म क्या आ जाएगा, मोड 3 टर्म जो आएगा वो क्या क्या आएगा, तो 7 में 7/2 में हाफ प्लस करना है, एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, फिर उसमें आगे प्लस करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 8 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। फिर 4 में हाफ प्लस करेंगे तो 4 1/2 आएगा, दैट मीन्स 4 2 8 9/2 आ जाएगा। 9/2 में हाफ प्लस करेंगे, यहाँ से भी ऐसे पैटर्न देख सकते हैं, एक अल्टरनेट करके 3 आया, 3 के बाद ये 4 आया, 4 के बाद फिर क्या आएगा ये 5 आएगा। एक बार फ्रैक्शन में आ रहा है और एक बार होल में आ रहा है। तो यहाँ 4 आएगा या 9/2 आएगा या 5 आएगा, आप प्लस करके देख लीजिएगा यही आएगा। 9/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 10/2 दैट मीन्स 5 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गया 4 9/2 एंड 5 ये एपी में होने पर। इसका अगर 5th नंबर क्वेश्चन करें, 5th नंबर क्वेश्चन क्या क्या है टर्म 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। तो यहाँ ये एपी में है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, वही पहले 3 + √2 में क्या किया -3, ये माइनस करेंगे तो ये कट के कितना बचा √2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसके बीच में √2। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ जिससे ईजी हो समझने में। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ √2 आ गया। यहाँ फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 + 2√2 में से क्या माइनस करना है 3 + √2। ये कितना आ जाएगा 3 + 2√2 -3 ± -√2। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2√2 में से √2 गया, ये भी क्या आ गया √2 आ गया। तो इसके बीच में भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है √2। अब इसके बीच में चेक करेंगे तो यहाँ औरली भी देख सकते हैं 3 + 3√2 है, 3 + 2√2 को माइनस करना है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3√3 में से 3 रूट ये 2 होगा, आई थिंक 3√2 है, क्वेश्चन में गलत लिख दिया था। तो इसको भी माइनस करेंगे तो यहाँ भी गैप कितना आएगा √2 का ही। तो दैट मीन्स ये भी एपी में है, ये एपी में आ गया। तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, 3 मोर टर्म में क्या क्या आएगा, तो यहाँ जैसे 3√2 था, 2√2 है, 3√2 है, तो फिर कितना आ जाएगा 3 4√2। ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा 3 + 5√2। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 3 + 6√2। तो ये आ गया नेक्स्ट 3 टर्म। फोर्थ का 11 देखते हैं। मैं यहाँ वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हो सकता है कैलकुलेशन करने में स्टूडेंट को दिक्कत हो, तो खाली मैं वैसा ही क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो यहाँ इसको चेक करना है ये एपी में है कि नहीं। तो फिर वैसे ही पहले a² - a कितना गैप हो गया, a² में से a माइनस होगा तो इसमें इसका सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, a कॉमन ले लिया तो यहाँ a - 1 ये आएगा।
और इसका अगला गैप देखें, यहाँ ए इंटू ए माइनस वन गैप है इसके बीच में। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन हो सकता है, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो यहाँ ए माइनस वन आया, तो यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, तो यहाँ ए इंटू ए माइनस वन, यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, यहाँ पे ही कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही कॉमन डिफरेंस अगर डिफरेंट अलग आने लगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन ए पी, लिख देंगे इट इज़ नॉट इन ए पी। अगर सेम आता जा रहा है तो हमें लास्ट तक चेक करना है कि सेम है कि नहीं। ए पी के लिए पूरा चेक करना होगा, जहाँ तक टर्म दे रखा है कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। लेकिन अगर जैसे ही कॉमन डिफरेंस अलग आया, दैट मीन्स ये नॉट ए पी में है, तो उसको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब 12th क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो √2 तो सिंपल फॉर्म में √2 है, लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू टू लिख सकते हैं, चाहे 2 इंटू फोर। तो इसका क्या मतलब हो गया, और इसको 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू नाइन। पहले इसको लिख देता हूँ, तब फिर एक बार मैं और इसका सिंपल फॉर्म लिखूँगा, क्या क्या आएगा। 32 का क्या हो गया, 16 इंटू टू, 9 टू जा 18, 2 होगा। तो यहाँ ये तो √2 का √2 रह गया, यहाँ 4 का रूट निकल जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का रूट नहीं निकला, दैट मीन्स 2 √2 हो गया। फिर यहाँ 9 का निकल जाएगा, 3 होगा, और ये 2 का नहीं निकलेगा तो 3 √2 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ 16 का निकल जाएगा, 4 होगा, और 2 का नहीं निकलेगा, 4 √2। तो यहाँ इस टर्म को अगर चेक करें, √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, तो हर टर्म में देखेंगे कितने का गैप है, 2 √2 में से √2 माइनस हुआ √2, 3 √2 में से 2 √2 माइनस होगा तो √2, यहाँ भी अगर देखेंगे तो √2, दैट मीन्स इट इज़ इन ए पी। ये क्या लिखेंगे, इट इज़ इन ए पी। ए पी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म में क्या होगा, 4 √2 है तो अगला क्या हो जाएगा, 5 √2, फिर उसका अगला क्या हो जाएगा, 6 √2, फिर उसका अगला क्या हो जाएगा, 7 √2। 3 टर्म हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि होल का रूट है, तो इसको हमें, ये जो 5 √2 आया है नेक्स्ट के लिए, तो ये क्या होगा, ये 5 √2 नहीं रख के ये रूट के अंदर अगर इसको ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 अगर रहता तब उसका √5 आता, तो 25 इंटू टू लिखेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू √2, 36 इंटू टू लिखेंगे, रूट के अंदर लिखना है तो। ये 7 का स्क्वायर 49 इंटू टू लिखेंगे, तो 25 इंटू टू मतलब √50, √72, 36 टू जा 72, √98। तो नेक्स्ट 3 टर्म इस तरह से रूट में होगा। ऐसे ये भी सही है, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सब रूट में, होल रूट में है, तो इसको भी हमें रूट के फॉर्म में लिखना होगा, तो नेक्स्ट 3 टर्म ये आएगा। अब यहाँ 13 में देखें तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो √6 माइनस √3, बहुत बच्चे √3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। √3 नहीं होगा, √6 में से √3 माइनस नहीं होगा, लाइक टर्म नहीं है, डेसिमल में आ सकता है। फिर √9 का मतलब 3 हो सकता है, 3 में से √6 आएगा, तो ये भी सेम टर्म में नहीं आया, मतलब यहाँ तो ये 6 √3 आया, यहाँ 3 रूट माइनस 6 आया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो इट इज़ नॉट इन ए पी, इट इज़ नॉट इन ए पी। ठीक है। फिर अगर 15th क्वेश्चन देखें, का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, एंड 73। अब इसको चेक करेंगे ए पी में है कि नहीं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 25 माइनस 1 24। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 49 माइनस 25 24। फिर ये 73 है, 73 माइनस 49, यहाँ भी 24, तो दैट मीन्स ये ए पी में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, 73 में 24 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 43
7 और 7 2 9 97 24 करेंगे 4 3 7 7 2 9 97 97 में 24 प्लस करेंगे तो 7 4 11 9 2 11 1 12 121 फिर 121 में 24 प्लस करेंगे